ये कम्युनलिज्म को लेकर के हमने कल कम्युनलिज्म के फेज़ 2 का पार्ट 1 आपको डिलीवर किया था, जिसमें हमने 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में जो एक्टिविटीज़ हुई उसके रिलेटेड आपको अच्छे से सारा कंसेप्ट डिमार्केट कर दिया। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ऐसे में आज हम करेंगे 20th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ। तो याद रखें, हम कम्युनलिज्म की डेवलपमेंट देखेंगे 1940s तक। इसके बाद 1940 से 1947 का एक्सक्लूसिव पार्ट है, वो बाद की हिस्ट्री में थोड़े आगे जाके कवर होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया। 21 दिन का आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए, जान है तो जहान है, अब जो है सो है। 21 दिन पढ़ते हुए कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेंगे। फिक्र ना करें, घर पे रहें, पानी हल्का गुनगुना करके पीते रहें, घर वालों से बातें करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, देखें, सुने। अब हर वक्त कोरोना को ध्यान में ना रखें, वो है एक सत्य है, आप हैं, ये उससे बड़ा सत्य है। आप स्वयं में यकीन रखें, स्वच्छ रहें, अच्छा खाएं, शक्ति को बढ़ाएं, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और हमेशा सकारात्मक रहें। पढ़ें लिखें। मैं आपसे यह वादा करता हूँ 21 दिन यूँ बीत जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कम्युनलिज्म का ये पार्ट क्या बताता है। देखिए, इसमें हमें पढ़ना है 20th सेंचुरी मतलब 1900 ऑनवर्ड। हमने जो इसके पहले का फेज़ पढ़ा था उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये। इसमें कई कंसेप्ट्स उसके यूज़ होंगे, लेकिन इसमें कई नए डायनेमिक्स इंड्यूस होंगे। इसमें ये दिखेगा कि क्या क्या प्रावधान ऐसे कांग्रेस के द्वारा किए गए जिससे एक लेवल पे कम्युनलिज्म ऊपर करके आया, किस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अप्रोच किया, किस तरह की पॉलिसीज़ इस दौर में ब्रिटिशर्स ने चलाई जिसने डिसेंशंस को और बढ़ाया, और मुस्लिम लीग ने कैसे खुद को एक एलिटिस्ट पार्टी से मास मूवमेंट की ओर कन्वर्ट किया। ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे इसमें 1 by 1 टॉपिक्स के अंदर। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट पड़ रही होगी, कोई घबराने की बात नहीं। मैं आराम से पढ़ूंगा लाइन को, लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसे समझना जरूरी है अगर हम कम्युनलिज्म के इस एस्पेक्ट को समझना चाहते हैं। रुकिए, देखिए 1905 का ये जो दौर था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो उभर कर के आ रहा था, वो ट्रेंड ये था कि कांग्रेस के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे थे। क्या परिवर्तन हो रहे थे? 1885 से जब से कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, उसके अंदर एक मॉडरेट फैक्शन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, उसका प्रभाव काफ़ी था। उनकी टेंडेंसी ये थी कि वो एक संवैधानिक ढांचा भारत के लिए चाहते थे और वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही सरकार की नीतियों की आलोचना करना चाहते थे। वो पिटीशंस लगाते थे, वो अलग अलग प्लीज़ लगाते थे, वो डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटानिया जनता से जा कर के, ब्रिटिश गवर्नमेंट से वहाँ पर और ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया पे। ये सारा हमने आपको पढ़ाया है। ऐसे में इनकी पॉलिसी से फ्रस्ट्रेट होकर के और ब्रिटिशर्स का इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस ना देने की वजह से एक फैक्शन कांग्रेस के ही अंदर जन्म ले रहा था। वो था एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, जिसके मेन लीडर्स जो हैं, बंगाल की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल थे, पंजाब में लाला लाजपत राय थे और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे। लाल बाल पाल की ये जोड़ी थी। बंगाल में अरबिंदो घोष भी थे, जिन्हें श्री अरबिंदो के तौर पर भी जाना जाता है। इस तरह से ये एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन जो है, ये काफ़ी तेज़ी से कांग्रेस के रोड मैप, कांग्रेस की लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर रहा था और एक तरह की बहुत प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ कांग्रेस के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। कांग्रेस ने 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस सेशन में स्वराज के एजेंडे के ऊपर डिस्कशन भी किया। ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही अलार्मिंग एस्पेक्ट था कि कांग्रेस सेल्फ गवर्नमेंट के विषय में बात कर रही है। ऐसे में लॉर्ड कर्जन का ये जो समय था पूरा, जो कि भारत के उस समय के वाइसरॉय गवर्नर जनरल थे, उनका मानना ये था कि बंगाली कल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल, बंगाली एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया ऑफ बंगाल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस राइजिंग टाइड ऑफ द नेशनलिज्म। ऐसे में अगर इनकी बंगाल सॉलिडेरिटी को ख़त्म कर दिया जाए, इनका आपस में जो एक फ्रेटर्निटी है, इसे अगर भाईचारा ऐसे तोड़ दिया जाए, बंगालीज़ के कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया जाए, इन्हें माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये नेशनलिज्म की जो एक लहर है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए बंगाल का विभाजन करने का प्लान उनके द्वारा दिया गया। कारण दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है ताकि प्रशासनिक तौर पर बंगाल सही और सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन सत्य एस्पेक्ट यही था कि
वो बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकना चाहते थे, जिस राष्ट्रवाद के कैरियर उस समय में बंगाली इंटेलिजेंसिया सेक्शन थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए उनके द्वारा उस समय में बंगाल के विभाजन का प्लान लाया गया। इसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त पूरे बंगाल में, और जिसकी आग बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र तक भी पहुंची थी, एक प्रोटेस्ट होगा। वो प्रोटेस्ट को आप ये कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। तो आपने जब बंगाल का विभाजन किया, इसके खिलाफ भंग मूवमेंट शुरुआत हुई, और ऐसे में स्वदेशी मूवमेंट के तहत कई तरह के नए प्रोसेस अपनाए गए। उसमें ये कहा गया कि भाई ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट किया जाए, इंडियन गुड्स को यूटिलाइज़ किया जाए, ब्रिटिश जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सर्विसेज का भी बाइकॉट कर दिया जाए। यही पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के बेसिस पर कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिवीज़न भी आया, और कांग्रेस का 1907 का जो सूरत सेशन था वो बेसिस बना कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के अलग होने का, क्योंकि मॉडरेट्स बॉयकॉट को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गुड्स तक ही सीमित रखना चाहते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट उसे एक्सटेंड करके हर तरह की एसोसिएशन विद द ब्रिटिशर्स तक एक्सटेंड करना चाहते थे कि किसी भी तरह से एसोसिएट नहीं होना अंग्रेज़ों के साथ, हर एसोसिएशन को बॉयकॉट किया जाए। ये सारा स्वदेशी मूवमेंट का और पार्टीशन ऑफ बंगाल का समय है। इस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल की एक्टिविटी से अंग्रेज़ों को उस वक्त काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि दो रिलीजियसली कॉन्शियस ग्रुप्स उनके सामने उभर करके आए, एक हिंदू मेजॉरिटी बंगाल रीजन और एक मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल रीजन। हालांकि दोनों की लैंग्वेज चाहे बंगाली थी, लेकिन दोनों को रिलीजन के नाम पर उन्होंने कंसोलिडेट करने में ये उस समय में कामयाब रहे। अब ऐसे में कुछ चीज़ें उभर करके आती हैं। देखिए, भारतीयों के बीच में राष्ट्रीय चेतना जगानी बहुत आवश्यक थी। उसके लिए सभी वर्गों ने अपने लेवल पर कई तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने एक नेशनलिज्म की अवेकनिंग लोगों के बीच जगाई। उन चीज़ों के इस्तेमाल से ही एक लेवल पर कम्युनलिज्म भी भड़का है। उस चीज़ के बारे में अब हमें चर्चा करनी है। मुद्दा ये है कि ब्रिटिशर्स ने उस समय के उस बंगाली इंटेलिजेंसिया को कमज़ोर करने के लिए जहाँ एक तरफ बंगाल का विभाजन किया, वहीं दूसरी तरफ एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को काउंटर करने के लिए मुस्लिम्स को पार्टी बनाने की सुझाव भी दिया कि आपको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के काउंटर में एक पॉलिटिकली एक्टिव पार्टी बनानी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम्स के सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ऐसे में एक पार्टी जो पूरे कंट्री लेवल पर सभी डिफरेंट फैक्शंस, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, रीजन्स, डिफरेंट क्लासेस और कास्ट को एक करके एक नेशनल स्ट्रगल की दिशा में ले जाना चाहती थी, उसको कमज़ोर करने के लिए एक काउंटर पार्टी बनाने का सुझाव दिया गया। तो एक तरफ बंगाली इंटेलिजेंसिया को कमज़ोर किया जाना ज़रूरी था, उसके लिए आपने बंगाल का विभाजन किया और ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम डोमिनेटिंग बना दिया, वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में कर दिए। दूसरी तरफ वो जो राइजिंग नेशनल स्ट्रगल है उसे भी कमज़ोर करना ज़रूरी था, वो यूनिफाइड वे में राइज ना कर जाए। उसके लिए आपने एक काउंटर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मुस्लिम लीग बनाने का सुझाव दिया, और वो मुस्लिम लीग बनाने के सुझाव के तौर पर आपने मोटिवेट किया ईस्टर्न बंगाल रीजन के इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस को, जिसमें आगा खान इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें नवाब ऑफ ईस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें मोहसिन उल मुल्क बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी थे इसमें, ज़मींदार भी थे, एलिटिस्ट सेक्शन जो था वो इसमें इंक्लूडेड था। और 1906 में दक्का में, यानी कि ईस्ट बंगाल की कैपिटल रीजन दक्का, आज की डेट में ढाका कहते हैं आप उसे, बांग्लादेश की राजधानी है, दक्का में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। तो इसे आपने खड़ा कर दिया। जो मोटे मोटे ट्रेंड उभर करके आते हैं कि क्या होता है बंगाल के पार्टीशन से, उसे समझना हमें ज़रूरी है। सबसे पहला ये एस्पेक्ट है कि कम्युनलिज्म में, माने सांप्रदायिकता में किस चीज़ का योगदान आया अभी, वो है द हिंदू रिवाइवलिस्टिक टेंडेंसीज। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भारतीयों के बीच में चेतना जगाने के लिए जो हिंदूज़ हैं मेनली, उन्होंने कई चीज़ों का इस्तेमाल किया। देखिए, एक बात याद रखिएगा, लंबे समय से ही, जैसे अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो 1893, 1895-6 के दौरान उनके द्वारा गणपति उत्सव मनाना, उनके द्वारा शिवाजी का उत्सव मनाना, ये त्यौहार मनाए जाने एक तरह की राष्ट्रीय चेतना को जगाने का एक आधार था, वो इसे मानते थे। इसी तरह से जब आपने स्वदेशी मूवमेंट की, तो स्वदेशी मूवमेंट के दिन आपने एक संकल्प लिया बंगाल में कि सभी लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर गली गली में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गाया जाने लगा, जिसमें वंदे मातरम जैसे
शब्दों का इस्तेमाल था, राम राज्य जैसी बातें यहाँ पर होने लगी, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। तो कुल मिलाकर के आपने इसके जो जितने भी इस समय के स्वदेशी मूवमेंट के जो टॉप मोस्ट लीडर थे, जैसे श्री अरबिंदो, वो बड़े पैमाने पर दयानंद सरस्वती को फॉलो करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को मानते थे। तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनको आइडलाइज करना, वंदे मातरम के गीत गाना, गंगा में डुबकी लेना, शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, इस तरह की चीज़ें और भारत माता को प्रतिबिंबित करना, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई थी। और अपने ग्लोरियस पास्ट की तरफ जाना, इससे हिंदुइज़्म का जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस था, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना नहीं थी, वो रीगेन तो हुई, लेकिन इससे एक वैमनस्य का भाव भी बढ़ा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दोनों ग्रुप्स के बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स ग्रुप्स के बीच में इसी दौरान एक वैमनस्य का भाव बढ़ाने का काम इस स्वदेशी मूवमेंट ने किया, क्योंकि उस समय में चाहे ये रिलीजियस सिंबल्स, ये रिलीजियस इडियम्स, ये रिलीजियस हिस्टोरिकल ग्लोरिफिकेशन, ये उस समय में तो लोगों को साथ जोड़ने का एक योगदान दे रही थी, लेकिन थोड़े ही समय के बाद इस चीज़ ने एक समाज, जो कि समाज अभी उतना मैच्योर नहीं था कि वो इस तरह की एनलाइटनमेंट को समझ पाए, उस समाज के बीच में डिसेंशन भी क्रिएट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हिंदू रिवाइवलिस्टिक टेंडेंसीज़ ने काफ़ी कंसोलिडेट किया इस समय में, क्योंकि गौ हत्या के निषेध को लेकर के बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ इस समय में हुई हैं, जिसको लेकर के पीछे से ही अगर आप देखेंगे तो दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाए गए कैंपेन्स को बाद में उनके कुछ फॉलोअर्स ने गलत वे में इंटरप्रेट किया, और 1893 के अराउंड भी काउ स्लॉटर्स के अगेंस्ट चलाए गए कैंपेन्स में एक तनाव बढ़ चुका था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। वह तनाव इस समय में दोबारा से रेजुविनेट होता है, क्योंकि जब भी आप इस तरह की मूवमेंट चलाते हैं तो फिर काउ स्लॉटर निषेध होना चाहिए, गौ हत्या अवैध होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो भी वह करेगा उसे गलत माना जाता था। इस तरह से आपकी खान पान की चीज़ें, आपकी पूजा पद्धतियाँ, आपकी ऐतिहासिक सिंबल्स, ये सारे डिफ़र होने लगे, और इसके बेसिस पर आप ग्रुप्स में एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नज़र आने लगे। ये एक आधार बना इस समय में कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने का। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा दैट द पार्टीशन वुड बेनिफिट द मुस्लिम्स। ब्रिटिशर्स का प्रोपेगेंडा, ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों को ये यकीन दिलाने में हर भरसक प्रयास किया कि भाई ईस्ट बंगाल जो हमने आपके लिए बनाया है, ये जो पार्टीशन है, विभाजन है, इससे ईस्ट बंगाल का जन्म होगा और वो मुस्लिम मेजॉरिटी होगा, और वो आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि वहाँ पर अगर कर को कोई लोकतांत्रिक संस्थाएं आती हैं, इंस्टीट्यूशंस आती हैं डेमोक्रेटिक, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड होंगी, तो ऐसे में आप लोगों की वहाँ मेजॉरिटी है जनता में, तो आप ही के धर्म से जुड़े हुए नुमाइंदे उन संस्थाओं में चुन करके पहुँचेंगे। ये कहा गया कि वहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स में आपको लाभ होंगे। ये बताया गया कि कलकत्ता के मुकाबले जब अब दक्का भी आगे बढ़ेगा और चिटागोंग, तो कलकत्ता बंदरगाह को चिटागोंग एक चैलेंज देगा, तो ईस्ट बंगाल के व्यापारी फ्लरिश होंगे। कलकत्ता के मुकाबले दक्का के क्षेत्र में जो नए वकील नई कोर्ट बनने के अवसर प्राप्त करेंगे, वो कलकत्ता के वकीलों को एक चैलेंज देंगे। ये एक सिस्टम, वहाँ पर एक ग्लोरीफाइंग पिक्चर दिखाई गई कि वकालत में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ट्रेड कॉमर्स में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और एक ख़ास तरह का स्पेशल पैकेज भी उस समय में लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट बंगाल के नवाब के माध्यम से किसानों तक पहुँचाने का प्रयास किया कि ईस्ट बंगाल यानी कि मुस्लिम सॉलिडेरिटी एटलीस्ट मैं अपने साथ जोड़ूँ बंगालीज को दबाने के लिए। इस तरह के कई प्रयास उस समय में किए गए और एक रोज़ी पिक्चर दिखाई गई कि ईस्ट बंगाल आपके लिए बहुत बेहतर सिनेरियो रहेगा, और ये एक हमने वो दिया आपको जो अब तक के किसी भी मोहम्मदन शासक ने आपको नहीं प्रोवाइड किया था, वह हमने आपको प्रोवाइड किया। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का बहुत फेमस एक स्टेटमेंट भी है जो मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है, वो मैं आज भी आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। लॉर्ड कर्जन ने कहा, द पार्टीशन वुड इन्वेस्ट द मुस्लिम्स of East Bengal with a unity which they had not enjoyed since the days of the old Musliman viceroys and the kings। ये हम आपको वह एकता प्रदान करने जा रहे हैं जो आज दिन तक आप पिछले पुराने किसी भी मुस्लिम शासक के तहत वह एकता अनुभव नहीं कर पाए। तो इस तरह से उन लोगों को ये यकीन हो गया कि हम धर्म के आधार पर इस पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में कंसोलिडेटेड हैं, क्योंकि हम सब मुस्लिम हैं, और उसी आधार पर नौकरियां भी हमें मिल रही हैं, हमें राजनीतिक संस्थाओं में अच्छी जगह भी मिलेगी, और हमें एक अच्छा खास पैकेज भी दिया गया किसानों को। और क्योंकि हम सब एक हैं और एक धर्म के आधार पर हैं, इसलिए हम अब हिंदुओं से निपट पाएंगे। ऐसी उनके अंदर धारणा उत्पन्न की गई। स्पर्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस,
देखिए इस समय में सांप्रदायिक दंगे बहुत तीव्र हो गए, कम्युनल वायलेंसेस का दौर था ये बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके कारण एग्रीकल्चरल थे एक्चुअली में। आज की रीसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि ईस्ट बंगाल में हुआ ये करता था कि मोस्टली जो ज़मींदार है वो हिंदू है, और जो किसान है, जो पीजेंट है, या जो लैंडलेस फार्मर है यानी कि एग्रीकल्चरल लेबरर है, वो मुस्लिम हुआ करता था। अब जो रैयत है वो मुस्लिम है, लेकिन जो ज़मींदार है, जो की पोजीशन होल्डर है, वो हिंदू है। ऐसे में देर वॉज अ टसल बिटवीन द रैयत एंड द ज़मींदार। इट वॉज अ क्लास टसल। ये क्लास के बीच में एक ज़मींदार क्लास और एक वर्कर क्लास, एग्रीकल्चरल लेबरर क्लास, ये हर जगह पर थी भारत भर में। और ये ज़मींदार अगर मुस्लिम भी होता तो ये होता, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये टसल एग्जिस्ट कर रही थी इसके बीच में। जब किसान है वो ऑलवेज डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेजियस फील करता था। इसकी वजह से अब जब एक स्वदेशी मूवमेंट का दौर ये चला है, और इसमें जो कांग्रेस है वो कांग्रेस एक लेवल पर लोकल, जो ग्रास रूट लेवल पर किसान हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, उसे स्वदेशी मूवमेंट के एम्बिट में नहीं ले पाई। स्वदेशी मूवमेंट एक टिपिकल अर्बन मूवमेंट के तौर पर ही जाना गया, जिसमें ज़मींदार और इस तरह के वर्गों ने फंडिंग और बाकी चीज़ों का एक समर्थन किया था। ऐसे में भी इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया, धर्म का रंग दिया गया, और किसानों को ये समझाया गया कि भैया आप मुस्लिम हैं और ये हिंदू ज़मींदार जो है ईस्ट बंगाल का, इसे अब हमें खदेड़ देना है। इसके आधार पर ईस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर इस समय सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, वो भी हमने इस दौर में देखे हैं। तो ये जो पार्टीशन है बंगाल का, ये एक बहुत बड़ा 20th सेंचुरी की बिगनिंग का एक इवेंट बना ऐसा, जिसने सांप्रदायिकता में कई ऐसी चीज़ें योगदान दे दी जो आने वाले समय में अब बढ़ेंगी, किसी भी स्तर पर कभी भी कम नहीं होंगी। रुको, सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत कौन सी सिस्टम लेकर के आए? देखिए 1905 के अराउंड आप देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पेन जो है सूख गया, दूसरा ले लेते हैं। 1905 के अराउंड आपने देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल, और 1909 के अराउंड आपके सामने आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसके तहत वो यह वादा कर रहे हैं आपसे कि आपको कुछ और राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, थोड़ी और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ी और इंडियंस को इंड्यूस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल सिस्टम के तौर पर भी जानते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का यहाँ पर मतलब क्या है कि ऐसा माना गया कि भाई अब एक लेवल पर चुनाव ऑर्गेनाइज होंगे 1909 के कानून के तहत, और ऐसे में अंग्रेज़ों के द्वारा ये प्रावधान रखा गया कि इंडिया के अंदर एक यूनिफाइड कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, डिफरेंट इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, और वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ का बेसिस है उनके डिफरेंट रिलीजन कि अलग अलग धर्म के आधार पर आपके अलग अलग संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, और वो समुदाय जो एक दूसरे से भिड़ा दिए जाएंगे, सांप्रदायिकता हो जाएगी। ओके, अब इसके तहत उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स जो हैं, अगर हम एक जनरल इलेक्टोरेट यहाँ पर बनाएं, जिसे हम एक जॉइंट इलेक्टोरेट मानते हैं। इलेक्टोरेट मतलब कि अगर हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्व आउट करें जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी कैंडिडेट ओपनली खड़ा हो सकता है और उसे सभी वोटर्स मिल करके वोट डालेंगे। ऐसे में अंग्रेज़ों ने ये कहा कि ये प्रोबेबिलिटी है 100% कि हिंदूज़ ही जीतेंगे, क्योंकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है उनकी देश के अंदर, मुस्लिम्स कभी जीत करके आ नहीं पाएंगे, ऐसा इनका कहना था। और ऐसे में वो ये कहते थे कि दोनों ग्रुप्स के इंटरेस्ट अपने अलग हैं, उनकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एम्बिशंस अलग हैं। ऐसे में वो ये मानते थे कि एक जॉइंट इलेक्टोरेट तो इस देश में कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देश एक है ही नहीं, अलग अलग कम्युनिटीज़ में बटा है धर्म के आधार पर। ऐसे में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम कैंडिडेट्स को अलग करने का ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ अलग होंगी, वोटर भी मुस्लिम होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम होंगी, कैंडिडेट्स मुस्लिम होंगे, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट डालेंगे। इस तरह का एक प्रावधान लेकर के आए। हालांकि वो कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जनरल सीट से अगर खड़ा होता है तो उसे हिंदूज़ भी वोट डालेंगे, मुस्लिम्स भी वोट डालेंगे, सब डालेंगे। उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप जनरल इलेक्टोरेट से जाके भी खड़े हो जाए, लेकिन जो रिजर्व्ड इलेक्टोरेट हैं एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट, उसमें से फिर कोई और बाहर का, कोई हिंदू, सिख, जैन, पारसी वहाँ पर आकर के, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन वहाँ पर आकर के चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम यहाँ पर
दिया गया। इसके लिए भी ग्राउंड ब्रिटिशर्स ने ही तैयार की थी। मिंटो लंबी तैयारी कर रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट जब 1905 में पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, 1907-8 आते आते तक वो ख़त्म कर दिया गया था। बहुत सारे स्वदेशी नेता ऐसे थे जो रिटायरमेंट ले गए, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका परसिक्यूशन कर दिया गया, वो देश से बाहर चले गए, और जो कांग्रेस का मॉडरेट फैक्शन था उसे अंग्रेज अपने साथ जोड़ गए, फिर से यह वायदा करके कि हम फिर से एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म्स लाने जा रहे हैं, दैट इज़ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का। ऐसे में जो स्वदेशी मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ गया था। ऐसे में ये उस समय में प्रयास हो रहे थे लगातार, उस समय की अंग्रेजी सरकार जो भारत में थी, तो उसे भारत सरकार ही कहेंगे, तो वो मुस्लिम्स को प्रमोट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि आप हमसे कई तरह की मांगे रखें और हम आपको मांगे देंगे। एक तरह से ये सब प्रायोजित था। और ऐसे में शिमला में एक दल मिला जा कर के, एक सेगमेंट, डेपुटेशन इसे आप कहते हैं, और वो डेपुटेशन एक तरह से वही शब्द बोल रहा था जो शब्द उसके मुंह में अंग्रेज़ों ने डाले थे कि आप हमसे ये मांगिए। तो उसको देखते हुए, वो डेपुटेशन को देखते हुए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये पढ़ करके बता देता हूँ कि यहाँ पर मिंटो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। वो ये कहते हैं कि अंडर द जॉइंट स्कीम द हिंदू वुड नॉट ओनली बी एबल टू इलेक्ट देयर ओन मैन बट अ मोहम्मडन एज वेल हु माइट नॉट रिप्रेजेंट बोनाफाइड मुस्लिम इंटरेस्ट। जॉइंट इलेक्टोरेट होगा तो हिंदूज़ जो हैं वो सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं जिताएंगे, वो कुछ अपनी ही पार्टी से ऐसे मुस्लिम्स या मोहम्मडन को भी जिता देंगे जो सही मायने में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाले नहीं हैं। ऐसे में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाले वही एक्चुअली में होंगे जो सेपरेट इलेक्टोरेट से चुने जाएंगे। मिंटो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द पिच ऑफ योर एड्रेस एज आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ क्लेम दैट इन एनी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन the Mohammedan community should be represented as a community. You justly claim that your numerical strength, both in respect to the political importance of your community and the service it has rendered to the empire, entitle you to consideration. I am entirely in accord with you. I can only say to you that the Mohammedan community may rest assured that their political rights and interests as a community will be safeguarded in any administrative reorganization with which I am in command. वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका लहजा, पिच का मतलब लहजा, मैं आपका लहजा पूरी तरह समझ रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि भाई आपको एज अ मोहम्मडन एक कम्युनिटी के तौर पर ट्रीट किया जाए। आप यही नहीं चाह रहे हैं, आप यह भी चाह रहे हैं कि आपको जो सेपरेट इलेक्टोरेट हम दें, उसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट को हम जो काउंसिल में, जो हाउस ऑफ द जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसमें आप लोग चुन के आएंगे, उस काउंसिल में आपके नंबरों को मैं ऐसे ना देखूं कि आप कितने हैं जनसंख्या में। आपके नंबर मैं इस बेसिस पे तय करूं, ऐसा आप मुझे कह रहे हैं, आपके नंबर मैं इस बेसिस पर तय करूं कि आपको कितनी सीटें एलोकेट करनी हैं। इस बेसिस पे तय हो वो कि आपका राजनीतिक महत्व क्या है, आपकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, और दूसरा आपने अब तक क्या क्या सर्विसेज ब्रिटिशर्स को दी हैं, मतलब आपकी लॉयल्टीज़, आपके राजनीतिक महत्व को देख करके हम आपको सीटें एलोकेट करें, ऐसा आप हमसे उम्मीद रख रहे हैं। और मैं ये आपकी बात समझ रहा हूँ, और मैं आपको वादा कर देता हूँ कि जिस जिस काम में तो मेरा हाथ है, उस हर काम में, उस हर प्रशासनिक गतिविधि में आपको ये सब मिलेगा। आपके राजनीतिक महत्व को हम भली भांति जानते हैं और आपके अब तक के योगदानों को भी हम समझते हैं। आपको उस बेसिस पे सीटें मिलेंगी, चाहे जनसंख्या आपकी इतनी सी ही हो, चिंता मत करिएगा, और सेपरेट इलेक्टोरेट तो देंगे ही देंगे। तो इस तरह का एक सिस्टम पूरा सेटल हुआ मिंटो और मॉर्ले के द्वारा। एक वाइसरॉय हैं भारत के, एक सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पर हैं। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर ये आरोप ये था कि भाई आप लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं मुस्लिम्स के, और इलेक्टेड पॉलिटिकल, पहली बात तो कांग्रेस को ये कह दी गई, और इलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के तहत मेजॉरिटी कंट्री में भैया माइनॉरिटीज़ तो कभी चुन करके आएंगी ही नहीं। दूसरी बात ये बता दी गई, और तीसरी बता दी गई कि भाई उन्हें माइनॉरिटी कहा ही क्यों जाए, वो एक डिफरेंट इंटरेस्ट रखने वाले डिफरेंट कम्युनिटी हैं जिनका रिलीजन ही आपसे अलग है। तो आप एक देश तो हो ही नहीं, आप अलग अलग कम्युनिटी हैं, इसलिए अलग अलग इलेक्टोरेट हैं, उसके बेसिस पे अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के फिर अपने अलग वोटर होंगे, फिर उसी के अपने अलग कैंडिडेट होंगे जो चुन करके अलग इलेक्टेड मेंबर देंगे। तो इस तरह सिस्टम चलेंगे। तो इसके कुछ यह नतीजे निकल करके आए। ये नतीजे क्या है? पहला, it created the institutional structures containing separatism.
देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि सेपरेटिज्म का बीजारोपण, अभी तक हम कम्युनलिज्म पढ़ रहे हैं, सांप्रदायिकता पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो अलगाववाद है, सेपरेटिज्म, सांप्रदायिकता एक चीज़ है, लेकिन अलगाववाद का ये जो कंसेप्ट है, ये 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत साफ साफ अंग्रेजों ने बीज बो दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपने उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत एक मान्यता ही दे दी। कम्युनलिज्म को पहली बार कानूनी मान्यता, प्रशासनिक, सरकारी, राजनीतिक मान्यता इस 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से मिली, जिसे आप सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के तौर पर जानते हैं। तो आपने क्या कर दिया कि अब जो देश का एक नया जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा है आपके सामने, जिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत एक चुनाव है, चुनाव के लिए एक डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि भाई कहाँ से कैंडिडेट खड़ा होगा और उसको कौन लोग वोट डालेंगे, फिर जो उसके बेसिस पर आगे जो काउंसिल्स बनेंगी, काउंसिल्स, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर, कैंडिडेट, ये जो पूरा एक राजनीतिक ढांचा आप देश का है, ये पूर्णतः आपने धर्म के आधार पर बना दिया। और ये आधार बना इस चीज़ का कि इस ढांचे के हर जॉइंट पर धर्म है, वो इतना फ्रेजाइल, इतना नश्वर है कि आप जब भी उसे हिला देंगे ढांचा गिर जाएगा और ये ढांचा कभी काम ही नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपने इंडिया के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं, संस्थाएं जो हैं हमारे देश की, उसमें एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ सेपरेटिज्म डाल दिया इस प्रक्रिया के तहत। इट वॉज टू प्रोड्यूस स्वीयर कंस्ट्रेंट्स ऑन द कांग्रेस एंड लिमिट इट्स स्पेस फॉर नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। इसने बहुत ही तीव्र स्वीयर पाबंदियां सी लगा दी कांग्रेस के ऊपर, कंस्ट्रेंट्स लगा दी और उनकी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को लिमिट कर दिया, क्योंकि मुस्लिमों का नुमाइंदा तो इसने मुस्लिम लीग को बना दिया और मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो नेचुरली वह कांग्रेस जो पहले पूरे भारत के लिए कार्य कर रही है, भारत के हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लिए कार्य कर रही है, अब यकीनन ही जब एक कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया है तो कांग्रेस के सामने भी ऑप्शन ये है कि भाई वो अपनी जनरल इलेक्टोरेट में जो हिंदू वोट्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने का काम करे। तो आपने एकदम से ही उनके पूरे मंच से उन्हें आधे मंच में खड़ा कर दिया लाके। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई एक स्टेज पर खड़ा है, आपने उसके खड़े खड़े आधा स्टेज काट दिया, अब उसके लिए अपने कला का मंचन करने के लिए स्टेज ही आधा बचा है, तो फिर वो उतना ही परफॉर्म कर पाएगा और उतना परफॉर्म करके वो ऐसा राग मल्हार तो नहीं गा पाएगा भाई कि उससे वर्षा हो जाए। राग मल्हार और वो वर्षा, अब वर्षा से यहाँ पर मेरा उद्देश्य यहाँ पर क्या है, वर्षा से उद्देश्य है समर्थन, जन समर्थन, और राग मल्हार से मेरा मतलब क्या है, लोगों के बीच जाकर के कैंपेन। जब आपका दायरा ही कम कर दिया, ज़मीन छोटी कर दी आपकी, कैंपेन रिस्ट्रिक्टेड है, सेगमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, फिर समर्थन भी उतना ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो नेशनल स्ट्रगल भी उतनी ही रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरह से कांग्रेस को एक लेवल पर संकुचित करने का यह बहुत बड़ा प्रयास था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। इट वाज टू एक्टिवेट द कम्युनल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेसिस पर देखिए ये क्या किया था आपने, एक लेवल पर आपने धर्म के आधार पर एक कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। यहाँ से क्या मांग पैदा होती है, सिख मांग पैदा करेंगे कि हमें भी दीजिए, एंग्लो इंडियंस ने मांग पैदा की हमें भी दीजिए, इंडियन क्रिश्चियंस ने मांग पैदा की भी हमें भी दीजिए, यूरोपियंस ने कहा भी हमें भी दीजिए, यहाँ तो यहाँ ज़मींदारी एसोसिएशंस ने कहा भी हमें अलग दीजिए, हम अलग क्लास आते हैं, बिजनेस ग्रुप्स ने यानी कि कमर्शियल सेगमेंट ने बोला कि भाई हमें अलग दीजिए, हम अलग होते हैं। इस तरह से हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, आप इन सबके बीच में आपने जो भी रिएक्शनरी एलिमेंट्स हैं उनको आपने एक कैटलिस्ट के तौर पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया और उन्हें आपने एक्टिवेट कर दिया, ताकि वो स्ट्रांगली एक कम्युनल सेंटीमेंट को आधार बना करके अपनी ज़मीनें बना लें, ज़मीन मतलब कि अपनी बुनियाद बना लें, और उसके बाद अपना जन समर्थन खड़ा करके अपना एक राजनीतिक फ्रंट बना करके आगे बढ़े। और यही तो हुआ, देखेंगे आप, अभी हिंदू महासभा बनी तो है, इसके बाद जब मुस्लिम लीग इस तरह के लाभ ले रहे हैं तो हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए कोई हिंदू रक्षक भी खड़ा होगा। और वो यही चाहते थे अंग्रेज कि कांग्रेस के ऊपर पहले यह टैग हो कि ये मुस्लिमों को रिप्रेजेंट नहीं करती,
और फिर कांग्रेस से वो ज़मीन भी छीननी है जो उसने हिंदुओं को समर्थन के नाम पे ली है। ये प्रमाणित किया जाएगा कि ये हिंदुओं का भी समर्थन नहीं करती, ये सिर्फ कुछ पढ़े लिखे शहरी लोगों का ही समर्थन करने वाली पार्टी है। इसके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है, तो इसके द्वारा चलाया जाने वाला नेशनल स्ट्रगल भी क्या, और फिर इसके द्वारा हमें हमारे औपनिवेशिक ढांचे को जो चैलेंज दिया जा रहा है वो चैलेंज भी क्या, कुछ है ही नहीं है, एक खत्म। इट ensured the impossibility of a common agreement among Indian political groups। इसने एंश्योर कर दिया, इसने सुनिश्चित कर दिया कि जो इंडिया के पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके बीच में अब कभी भी कॉमन एग्रीमेंट नहीं होगा, एक साझा एग्रीमेंट नहीं होगा। वो एक होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, एक तरीका होता है आपके पास, अगर आपकी ओर कोई चीज़ आ रही है, बहुत तेज सांड आपकी तरफ दौड़ता आ रहा है, उससे बचने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो एक, आप वहाँ से दौड़ जाइए, ये अंग्रेज़ों को करना नहीं था, फ्रीडम स्ट्रगल इनकी ओर आ रही थी, इसे करना, ये भारत छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। दूसरा उपाय आपके पास क्या रहता है, आप उस सांड को कोई और दिशा दिखा दें, वहाँ पे लाल कपड़ा टांग दें, वो उस दिशा में चला जाएगा। इन्होंने भी यही किया। अब इनके खिलाफ जो एक मूवमेंट आ रही है, वो मूवमेंट आ रही है अलग अलग पार्टियाँ बना करके, वो इनके खिलाफ ना जाए, उन्हें आपस में भिड़ा देना, और वो आपस में भिड़ते रहेंगे। एक कॉमन एग्रीमेंट कभी उनके बीच अचीव हो ही ना पाए, एक नेशनल स्ट्रगल की तरफ वो कभी बढ़ ही ना पाए। ये इनका एक एजेंडा था, ये इनकी बहुत लंबी नीति थी, जिस नीति के तहत इन्होंने एक सिस्टम ऐसा चलाया जिसके तहत इन्होंने अपना बेस, अपने अलायंस, अपने साथी, अपना बेस, ये सब कुछ एक्सटेंड करना चाहा, अपने एक फ्रेंड्स का सेगमेंट क्रिएट करना चाहा इन द फॉर्म ऑफ द मुस्लिम्स। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत है। और एक विदेशी विश्लेषक, एक इतिहासकार इसके विषय में क्या लिखते हैं, मैं ये आपको भी पढ़ करके सुना देना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं, द ग्रांटिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट अपीयर्स टू हैव बीन एन अटेम्प्ट बाय द राज मैंने ब्रिटिश राज, टू शोर अप अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ कंट्रोल। It was an attempt to extend and broaden the base of its rule by extending and broadening the support of its traditional allies। ट्रेडिशनल अलाइज माने मुस्लिम लीग, माने ज़मींदार, मतलब एक्स ब्यूरोक्रेट्स, मतलब द रिच सेक्शन ऑफ द कंट्री साइड और द अर्बन एरिया। बस वो जो हमारे पुराने साथी हैं उन्हीं का समर्थन और ब्रॉड किया जाए और उनके भीतर और जाया जाए, इसके तहत कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ों में अंत नतीजा क्या निकला, कम्युनलिज्म। नौकरियों की तलाश है आपको, और किसी भी तरह से अगर आपको कोई राजनीतिक ओहदा चाहिए, कोई सरकार से लाभ चाहिए, आप अपना धर्म लेकर के आइए और बताइए कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है अंग्रेज़ों के लिए, और आपने क्या सर्विसेज अब तक रेंडर की हैं, दी हैं, या क्या आगे दे सकते हैं, लाभ लीजिए और जाइए। तो ऐसे में आप अपना टैलेंट मत लेके आइए, आप अपनी मेरिट मत लेकर के आइए, आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोडक्टिव लेवल पे मत लेकर के आइए, आप अपना धर्म लेकर के आइए और ये प्रमाणित करिए, सिद्ध करिए अंग्रेज़ों को कि भाई आपका यह राजनीतिक महत्व है। अगर वो आपको साथ ले ले तो आप अंग्रेज़ों की ज़मीन पक्की करने में और लंबे समय तक इतना साथ दे सकते हैं, और आपने अब तक ये सेवाएं अंग्रेज़ों को दी भी हैं। बस ये सिस्टम हो गया। तो बशर्ते टैलेंट डेवलप करना, बशर्ते स्किल्स डेवलप करना, बशर्ते खुद की डेवलपमेंट करना, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आप अपने अपने धर्म को आगे रखिए। और फिर ऐसे में राजनीतिक नेता जो हुआ करते थे उनके लिए एक लंबा समय की मुहिम हुआ करती थी कि जनमानस को अपने साथ जोड़ना। उन्होंने इसको छोड़ करके सीधे धर्म के आधार पर लोग साथ जोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि बेनिफिट इस ग्राउंड पे मिल रहे थे। और आप जानते हैं, जिस ग्राउंड पे बेनिफिट मिलते हैं लोग उसी को साथ लेते हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन रहा 1909 के सेपरेट इलेक्टोरेट का। इसके बाद अगली एक बहुत बड़ी घटना लखनऊ पैक्ट, ये 1916। इसकी बहुत सारी गलतियां रहीं। अब हुआ ये कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, मैंने बताया सूरत में। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बने, गरम दल नरम दल अलग हो गए। ऐसे में कांग्रेस खुद भी वीक हो गई इसकी वजह से, क्योंकि कांग्रेस का वो जो मॉडरेट फैक्शन था, जिसे ये गलतफहमी थी कि उनकी खुद की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, उनके दबाव की बदौलत अंग्रेज़ों ने 1909 का ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स दिया है, यह गलतफहमी उनकी टूट गई। क्योंकि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में मॉडरेट्स की मांग के मुताबिक कुछ भी नहीं था, और मॉडरेट्स को ये मिला भी इसलिए था अंग्रेज़ों की तरफ से, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के प्रभाव को कम करना चाहते थे मॉडरेट्स को अपने साथ ला करके। एक्सट्रीमिस्ट का डर था, दबाव था अंग्रेज़ों पे, इसलिए उन्होंने मॉडरेट्स को ये बेनिफिट्स दिए, और उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट को ज़बरदस्त वे में अंग्रेज़ों ने सप्रेस कर दिया।
और एक्सट्रीमिस्टों को ये गलत फहमी थी कि हम अपने दम पर चीज़ें कर जाएंगे और हमें अंग्रेज कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये मॉडरेट्स का अब तक का दी हुई ढाल है, एक ढांचा है जिसके दायरे के अंदर रह करके एक्सट्रीमिस्ट काम करते रहते थे और अंग्रेज़ों का कोप भोगना नहीं पड़ता था उन्हें। दोनों ने एक दूसरे की पॉजिटिविटी और पोटेंशियल को